बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने शांति अध्याय संख्या 9 अपनी पुस्तक राजनीति सिद्धांत का शुरू किया था, जिसमें अपन ने ये जाना था कि अशांति की कितनी बड़ी कीमत मानवता ने चुकाई। और अपन ये अध्ययन करते हुए पहुंचे थे संरचनात्मक हिंसा पर कि क्या होती है संरचनात्मक हिंसा, ये अपन ने जान लिया था। आज अपन जानेंगे कि कितने रूप हैं संरचनात्मक हिंसा के और किस प्रकार इसको समाप्त किया जा सकता है, क्या इसकी समाप्ति के उपाय हैं। तो चलिए जानते हैं अपन संरचनात्मक हिंसा के रूप। सबसे पहले एक बार फिर अपन दोहरा लेते हैं संरचनात्मक हिंसा क्या थी। समाज में जो भेदभाव हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, लिंग के आधार पर, किसी भी कारण से समाज के अंदर जो संघर्ष हैं, उन संघर्षों के कारण हिंसा, उन संघर्षों के कारण टकराव जो पैदा होता है, भेदभाव हैं, उन भेदभावों के कारण जो टकराव पैदा होता है वो कहलाता है संरचनात्मक हिंसा। देखते हैं इसके रूप। क्या रूप हैं संरचनात्मक हिंसा के। सबसे पहला इसका रूप है जातीय भेदभाव। जाति के आधार पर जब समाज में भेदभाव होता है तो वो जातीय भेदभाव। पितृसत्ता, हम सभी जानते हैं हमारे भारत में पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है। समाज में पुरुष प्रधान होता है, पुरुष को एक प्रधानता का दर्जा प्राप्त है स्त्री की तुलना में। और कई बार ये प्रधानता अपने इतने कहीं कि आक्रमणकारी रूप में आ जाती है, इतने एक अपन कह सकते हैं कि जैसे मतलब कि एक सत्तात्मक रूप में आ जाती है कि स्त्री अधीन हो जाती है, स्त्री द्वयम दर्जे पर आ जाती है, एक उपेक्षित वर्ग में आ जाती है। तो वो हो गई पितृसत्ता। नस्ली भेदभाव, नस्ल के आधार पर भेदभाव, जैसे कि गोरे काले का भेदभाव हो गया और दूसरे किसी भी वर्ग, दूसरे नस्ल के व्यक्ति के साथ भेदभाव, तो ये नस्ली भेदभाव। और सांप्रदायिकता, धर्म के आधार पर भेदभाव, अलग अलग धर्मों वाले व्यक्तियों के बीच में आपस में अगर भेदभाव पाया जाए, कोई बहुसंख्यक धर्मावलंबी हैं वो अल्पसंख्यक धर्मावलंबियों को शोषित करें, पीड़ित करें, उनका अपमान किया जाए, तो वो सांप्रदायिकता। तो इस तरह के मोटे मोटे 4 रूप अपन को देखने को मिलते हैं संरचनात्मक हिंसा के, जिसमें जातीय भेदभाव, सांप्रदायिकता, नस्ली भेदभाव और पितृसत्ता। तो चलिए जानते हैं अपन जातीय भेदभाव के बारे में कि आखिर ये जातीय भेदभाव, अस्पृश्यता, जातिगत भेदभाव के कारण अस्पृश्यता समाज में पाई जाती है। छुआछूत की भावना आपने देखा होगा, समाज में महसूस किया होगा। आज भी कई तबके ऐसे हैं जिनको दलित कहा जाता है, जिनको अछूत माना जाता है। उसी धर्म के होने के कारण, होने के बावजूद भी उनको ना तो मंदिर में जाने की इजाज़त होती है, ना किसी पवित्र स्थल पर जाने की इजाज़त होती है। एक तरह से उनका जो कबीला होता है, जो उनका रहने की जगह होती है, वो भी गाँव से बाहर बनाई जाती है। उनके साथ जाति आधार पर भेदभाव के कारण ही होता है सामाजिक बहिष्कार। किसी विशेष जाति वाले लोगों को समाज में नहीं हिस्सा नहीं माना जाता समाज का, उसको जो समाज के पारंपरिक त्योहार हैं, समाज के जो उत्सव हैं, उनमें वो जगह नहीं दी जाती है। वही भयावह रीति रिवाज, समाज में जाति के आधार पर आपको भयावह रीति रिवाज देखने को मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हैं, जैसे कि कुछ जाति विशेष के लोग हैं वही गंदगी उठाते हैं, वही मैला उठाते हैं। उनके छुए हुए कोई चीज़ है, जैसे कि पानी मान लो उन्होंने छू दिया तो वो पानी लोग नहीं पिएंगे, उनके हाथ की रोटी लोग नहीं खाएंगे। तो इस तरह के भयानक रीति रिवाज समाज में पाए जाते हैं। ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हैं समाज में जो कि जातीय भेदभाव का एक अपन को दिखाती हैं रूप। दलितों पर अत्याचार, और इसी कारण जातीय भेदभाव के कारण ही दलितों पर अत्याचार किया जाता है। जो दलितों के बच्चे हैं उनको भी वो पीड़ा महसूस करवाई जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत कुछ लिखा है इस बारे में, और एक तरह से हमें आईना दिखाया है, दर्पण दिखाया है। और जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आप ग्रामीण परिवेश में आज भी जाएं तो बहुत अधिक अंतर नहीं आया है छुआछूत और स्पृश्यता की भावना में। भले ही मूल अधिकार के तहत छुआछूत की प्रथा समाप्त कर दी गई, भले ही ये कानून बन गया, लेकिन फिर भी आज हमारे समाज के बहुत सारे ऐसे तबके हैं जहाँ पर ये जातीय भेदभाव पाया जाता है। और जैसे कि मैंने बताया था, ये बढ़ता हुआ भेदभाव, ये बढ़ता हुआ शोषण एक दिन रूप ले लेता है टकराव का, और एक दिन रूप ले लेता है हिंसा का, जो कि एक अवरोध हो गया शांति के मार्ग में। देखिए, असमानता उत्पीड़न से त्रस्त लोग होते हैं, वो प्रतिक्रिया करते हैं और हिंसा और संघर्ष जन्म लेता है, शांति समाप्त हो जाती है, जो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया। दलितों के साथ हुए अत्याचारों के कारण, ये एक पेपर की कटिंग मैंने यहाँ ली है, 12 राज्यों में दलित संगठनों ने की हिंसा, 14 की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हुई 7 मौतें। मतलब कि न्यूज़पेपर में छपी हुई एक अपन कहें कि न्यूज़ है, जिसके अंदर दलितों ने और दलित संगठनों ने हिंसा की। क्योंकि उन्होंने
ये हिंसा, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से अपने साथ हो रहे अत्याचारों को बर्दाश्त कर रहे हैं, एक अपमानित जीवन जी रहे हैं, अपने साथ हो रहा छुआछूत, अपने साथ हो रहा सामाजिक बहिष्कार, इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं। और भी आप गूगल कीजिएगा, इसमें आपको बहुत सारी न्यूज़ मिलेंगी कि दलित को घोड़ी से उतारा गया, दलित को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया, या दलित को मंदिर में नहीं जाने दिया गया, या दलित को किसी विशेष यहाँ कहें कि धार्मिक संस्थान में जाने से रोका। ऐसी बहुत सारी खबरें आपको मिल जाएंगी। ये हमारे आज की खबरें हैं, आज के बदलते वक्त की खबरें हैं कि आज जब हम अपने आप को इतना सभ्य मानव कहते हैं, इतना तकनीकी ज्ञान से युक्त मानव कहते हैं, वहाँ हमारा एक पहलू यह भी है। तो जहाँ भेदभाव होंगे, जहाँ निसंदेह लगातार शोषण किया जाएगा किसी का, तो एक दिन वो हिंसा में तो बदलेगा ही बदलेगा। तो एक ये कारण हो गया कि हम शांति से दूर हैं। क्या कारण हुआ? जातीय भेदभाव। आगे चलते हैं पितृसत्ता की ओर। पितृसत्ता, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पुरुष प्रधान समाज, जहां पुरुष महत्वपूर्ण है और जहां स्त्रियां दोयम दर्जे पर हैं। और आज भी हमारे समाज के लगभग हर एक तबके में पुरुष प्रधानता पाई जाती है। घर का मुखिया पुरुष को माना जाता है, घर में निर्णय लेने का अधिकार पुरुष के पास होता है, एक तरह से सत्ता चलती है पुरुष की। उनके निर्णयों के खिलाफ, उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य करने का किसी के पास भी कोई अधिकार नहीं होता है, स्त्री को भी नहीं होता है। तो देखिए इसके क्या क्या रूप अपने यहाँ देखने को मिलते हैं। पुरुष प्रधान समाज तो अधीन स्त्री, स्त्री अधीनता में आ जाती है। बिल्कुल आती है ना स्त्री अधीनता में। एक बार आप ईमानदारी से आकलन कीजिए, कहीं उसको बाहर जाना है पूछ कर जाएगी, कहीं किसी काम से जाना है पूछ कर जाएगी, नौकरी करना है पहले बड़ों से पूछो, घर वालों से पूछो, जब अगर वो अपने कहें कि माँ बाप के घर में है तो उनसे पूछे, जब ससुराल गई तो अपने सास ससुर से पूछे। बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत होशियार है, बहुत अच्छी उसकी नौकरी लग गई, लेकिन सास ससुर ने मना कर दिया नहीं करनी नौकरी, पति ने मना कर दिया नहीं करनी नौकरी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। आकलन कीजिएगा चारों ओर। मैं ये नहीं कहूँगी आपके घर में होता होगा, लेकिन ईमानदारी से आकलन कीजिएगा, ऐसा होता है। आज भी स्त्री को दोयम दर्जे का माना जाता है। क्यों? इसका सवाल आप सभी के मन में होना आवश्यक है कि आखिर क्यों? आखिर ऐसी कौन सी कमी एक स्त्री के अंदर है? आखिर ऐसा कौन सा काम वो नहीं कर पा रही है? आखिर ऐसी कौन सी वो बात है जिसकी वजह से उसको दोयम दर्जे पर माना जाता है? उसको इजाज़त लेनी होती है। इजाज़त देने वाला कोई पुरुष होता है, जो प्रधान होता है, मुखिया होता है। देखिए, अधीन स्त्री पिता द्वारा घर की इज्जत के नाम पर अनेक प्रतिबंध, पिताजी अनेक प्रतिबंध लगाते हैं घर की इज्जत के नाम पर, कि घर की इज्जत होती है बेटी, शाम के बाद में बाहर निकलना अच्छी बात नहीं है, मत निकला करो। निसंदेह आप यहाँ एक तर्क दे सकते हैं कि वो उसकी सुरक्षा के लिए होता है। बेशक उसकी सुरक्षा के लिए होता है कि शाम के बाद में वो घर से बाहर ना निकले, जिसको कहा जाता है कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। क्यों हो जाए उसके साथ वो ऊंच नीच? इसका सवाल फिर मन में आना चाहिए कि क्यों एक लड़की के साथ ऊंच नीच? इसकी इजाज़त किसने दी? इस समाज में जहाँ वो रह रही है, ऊंच नीच करने वाले लोग क्या किसी दूसरे ग्रह से आए हुए एलियन हैं? वो भी तो इसी समाज के लोग हैं ना। यानी कि कहीं ना कहीं इस समाज का ताना बाना हमने बिगाड़ा है। हम संस्कारित नहीं कर पाए अपने बच्चों को। तो घर की इज्जत के नाम पर लड़कियों पर प्रतिबंध लगाएं, ज़्यादा बेटर है कि अपने बेटों को आप संस्कारी बनाएं। बेटियों को आप बांधें, ज़्यादा बेहतर होगा। अपने बेटों को संस्कारी बनाएं कि किसी लड़की के साथ कोई ऊंच नीच ना हो जाए। ये डर ना उस लड़की को सताए, ना उसके माता पिता को। क्यों नहीं हम ऐसे समाज का निर्माण कर सकते? विकृत मानसिकता हमारे समाज में आई, विकृत हमारा समाज बना। हमारे समाज के विकृत मानसिकता वाले विकृत लोग क्योंकि उस वक्त खुले आम घूमते हैं, इसलिए बेटी पर प्रतिबंध है घर की इज्जत के नाम पर कि वो घर के अंदर रहेगी। क्या कहेंगे आप इस भेदभाव को? निसंदेह है ये एक भेदभाव है, और निसंदेह ये एक दबाव है, निसंदेह है ये उसका दमन है। पति द्वारा पीटना, ये भी घटनाएं आप कई बार अखबारों में पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, देखते भी होंगे अपने आसपास। ऐसा क्यों? बहुत बार होता है ऐसा, पति द्वारा पीटने की घटनाएं बहुत सारी पत्नियों के साथ होती हैं, बहुत सारी औरतों के साथ होती हैं। एक और घटना सबसे बड़ी, दहेज के लिए जुल्म और यहाँ तक कि हत्या भी कर दी जाती है। बहुत सारी हत्याएं हमारे देश में आज भी होती हैं दहेज की वजह से, लेकिन इनमें से बहुत सारे केस तो ऐसे होते हैं जो दर्ज ही नहीं होते हैं। दहेज के नाम पर आज भी लड़कियों पर जुल्म किए जाते हैं, अत्याचार किए जाते हैं। जिस दिन बेटा पैदा होता है इसी बात की तो खुशियां मनाई जाती हैं, और जिस दिन बेटी पैदा होती है इसी बात का तो रोना होता है कि बहुत सारा दहेज देना पड़ेगा उसकी शादी में।
उसने कहा है क्या कि आप दहेज दीजिए? उसने तो नहीं बनाया इस समाज का ये कुचक्र, इस समाज के ये कुनियम। क्यों नहीं हम उनको बदल सकते? आखिर समाज हमारे लिए है या फिर हम समाज के लिए हैं? सोचना जरूरी है। और ले लेते हैं उदाहरण पितृसत्ता के। बाल विवाह कर दिया जाता है। बाल विवाह क्यों करते हैं? खासकर ग्रामीण परिवेश में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। 4-5 बेटियां हैं और वो भी बेटे की आस में ही पैदा हुई हैं, तो सबसे बड़ी बेटी मान लीजिए 18 साल की हो गई, तो फिर जल्दी से जल्दी लड़कियों की शादी करके बस फ्री हो, एक तरह से अपना बोझ उतारो, ये वाली मानसिकता होती है। और क्योंकि सबसे बड़ी 18 साल की है, उससे छोटी है वो 16 की हो गई, फिर 14 की हो गई, फिर 10 की या 12 की हो गई, तो साथ में ही कर दो, सबका अलग अलग करेंगे तो अलग अलग खर्चा लगेगा। आखिर दहेज देना होता है, इतना सारा बड़ा भोज करना होता है, फिर दिखावा भी तो जरूरी है ना। हम किससे कम हैं? हम भी अच्छे से अच्छी करेंगे शादी, लेकिन उसका भुगतान कौन करे? वो छोटी सी बच्ची जिसका अपने कच्ची उम्र में विवाह कर दिया। फिर चलते हैं कन्या भ्रूण हत्या। और कन्या भ्रूण हत्या का सबसे भयावह जो बात है, सबसे भयावह जो आंकड़ा है, वो अपने जो शिक्षित जिले हैं ना उनमें ज़्यादा देखने को आ रहा है। सबसे ज़्यादा कन्या भ्रूण हत्याएं शिक्षित जिलों में हो रही हैं। आखिर क्यों? ऐसी शिक्षा ग्रहण की है, हम इतने सभ्य लोग बन गए हम, क्योंकि हमने तकनीकी को जान लिया। और अब हम क्या करेंगे? अब हम इस तरह के पाप किया करेंगे कि कन्याओं को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाए, क्योंकि आएंगी तो बोझ बन जाएंगी ना, उनकी इज्जत की सुरक्षा करनी पड़ेगी, जो कि बिगाड़ा हमने ही है। ये समाज, हमने एक विकृत समाज तैयार कर लिया, और क्योंकि एक बेटी के लिए सुरक्षित नहीं है ये समाज, हम उसके जन्म लेने की जिम्मेदारी से ही भागना चाहते हैं अब। और इतना बड़ा हमने कहीं कि एक आडंबर तैयार कर लिया, ऐसा एक सामाजिक परिवेश तैयार कर लिया कि अब एक मूँछों वाली बात हो गई कि बेटी की शादी में इतने सारे पैसे खर्च किए, इतना सारा दहेज दिया। तो हम अपनी उस दिखावे वाली मानसिकता से नीचे नहीं उतरेंगे, दिखावे वाली मानसिकता में हम सुधार नहीं करेंगे, हम बेटी को ही मार डालेंगे। पितृसत्ता आंकड़ा देखिए, 919 0 से 6 वर्ष की बालिकाओं का 2011 की जनसंख्या के अनुसार अगर अपन देखें, 2011 की जनसंख्या के जो आंकड़े हैं उनमें 0 से 6 वर्ष की बालिकाएं हैं वो 919 हैं 1000 बालकों पर। कन्या भ्रूण हत्या के लिए बहुत सारे कानून बनाने पड़े हैं सरकार को। बहुत सारे जो अपन कहें कि ऐसे वो हैं क्लिनिक हैं जहाँ पर कन्या भ्रूण की जांच होती थी, भ्रूण की जांच होती थी सॉरी, और फिर बाद में उस भ्रूण को हत्या की जाती थी। ऐसे बहुत सारे क्लिनिक्स हैं, उनको बंद करवाया सरकार ने, और बहुत सारे नियम बना दिए, कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, बहुत अच्छा काम किया सरकार ने तो, लेकिन हमारे लिए ये बहुत 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 शर्मनाक है कि हमारे ही बच्चे को हमें मारने से रोकने के लिए सरकार को कानून बनाने पड़ रहे हैं। कितना गिर गए हम इंसानियत से, कितना गिर गए हम मनुष्यत्व से, सोचने की बात है। आगे चलते हैं पितृसत्ता की ओर। बलात्कार और यौन उत्पीड़न आज कहीं भी सुरक्षित नहीं है महिला। हर एक महिला अपने जीवन में हर कदम पर महसूस करती है इस तरह की चीज़ें, ये यौन उत्पीड़न। आज आप सुनिए, रोज अखबार भरे पड़े हैं इस तरह की घटनाओं से। ना आज एक 6 महीने की बच्ची सुरक्षित है, ना 6 साल की सुरक्षित है, ना कोई महिला सुरक्षित है, ना कोई बुजुर्ग महिला सुरक्षित है। वो काम पर जाती है तो उसको इस तरह के यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। घर में भी कोई उसके रिश्तेदार हैं, अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, स्कूल में भी न जाने चारों ओर कैसा ये परिवेश हमने बना लिया। आज बालिकाओं के साथ रोज हर रोज बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जो हमें पता चल रही हैं, जो न्यूज़पेपर में छप रही हैं, वो तो वो हैं, कुछ प्रतिशत है जो बाहर निकल कर आ रही हैं, जो लड़कियां बोल पा रही हैं, जिनके घर वाले उनका सहयोग कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी केस हैं, बहुत सारी ऐसी भी लड़कियां हैं जो बेचारी बोल ही नहीं पा रही हैं, जो चुपचाप बर्दाश्त किए जा रही हैं अपने साथ होता हुआ शोषण। और अगर वो बोल भी पा रही हैं, घर वालों का साथ नहीं मिल रहा उनको, घर वाले भी कहते हैं कि नहीं इज्जत चली जाएगी, चुप रहे, हमें कुछ नहीं करना। और वो जो दोषी है, जो ऐसा घिनौनी हरकत करता है, वो उसके सामने सरेआम घूमता है मुंह उठा के। हर रोज हमें ये चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। आखिर ऐसी कौन सी मानसिकता, आखिर ऐसी कौन सी बात, ऐसी कौन सी चीज़ या कौन सी विकृति एक मनुष्य के दिमाग में आई कि वो किसी दूसरे इंसान के साथ, वो भी तो एक इंसान है जो महिला है, जिसके साथ इस तरह का व्यवहार, इस तरह का अत्याचार किया जाता है। आखिर इतना घिनौनापन कैसे आ गया हमारे दिमाग के अंदर, हमारे व्यवहार के अंदर, हमारे समाज के, हमारे ही आसपास के लोगों के भीतर? सोचने वाली बात है ये पितृसत्ता।
कि वो है कौन, उसके खिलाफ मैं उसके ही साथ ज्यादती करूंगा, जबरदस्ती करूंगा, इस तरह की बात, इस तरह की सोच। और लेते हैं बालिकाओं को शिक्षा ना देना, बिल्कुल बालिकाओं को शिक्षित नहीं किया जाता है। क्यों खर्चा लगाएं इनके ऊपर, इनको तो पराए घर जाना है, हमारा क्या लेगी, बेटे को पढ़ाते हैं अच्छे से अच्छे बढ़िया स्कूल में, कमा के लाएगा, हमारी सेवा करेगा। किस दिन एक बालिका ने मना किया आपकी सेवा करने से? क्या वो अपने माँ बाप को माँ बाप नहीं समझती? क्या उनको इज्जत नहीं देती? और जब माँ बाप को कोई परेशानी या तकलीफ होती है, क्या एक बालिका को नहीं होती? वो सहयोगात्मक रूप से आपके सामने नहीं आती, आपका साथ नहीं देती? और क्या ये सामाजिक ताना बाना, और क्या ये सामाजिक परिवेश और इस समाज के रीति रिवाज उसने बनाए हैं कि उसको पढ़ लिख कर अगले घर जाना है? लेकिन ये होता है, ना तो उनको पर्याप्त पोषण दिया जाता है और ना ही उनको शिक्षा दी जाती है। अच्छी चीज़ लड़के को दीजिए, इसको मजबूत बनाना है, बलवान बनाना है, इसका क्या है, ये तो पराए घर जाएगी शादी होके। तो ये एक पितृसत्ता। और सोचिए, जब आप किसी एक वर्ग के साथ लिंग के आधार पर इतना सारा भेदभाव करेंगे, इतनी ज्यादती उसके साथ होगी, शुरू से लेकर अपर्याप्त पोषण है, फिर उसको शिक्षा नहीं है, हर जगह उसका यौन उत्पीड़न है, बलात्कार जैसी घटनाएं उसके साथ हैं, उसको खुद के निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, अपनी मर्जी से उसको घर से बाहर जाने का अधिकार नहीं है, घर के अंदर आने का अधिकार नहीं है, उसके साथ मार पिटाई की हरकतें हो जाती हैं, फिर बाद में छोटे से जब वो जन्म नहीं ले पाती उससे पहले ही उसको मार दिया जाता है। इस तरह की घटनाएं अगर किसी एक वर्ग के साथ लगातार होंगी, क्या वो बर्दाश्त करेंगी? क्या एक दिन ऐसा नहीं आएगा कि कोई छोटी सी घटना या कोई छोटी सी बात एक हिंसा का रूप ले लेगी, एक बहुत बड़ा टकराव पैदा हो जाएगा, बहुत बड़ा संघर्ष पैदा हो जाएगा? तो हम इसी समाज के हिस्से हैं, हम इसी समाज के लोग हैं, और हम कामना कर रहे हैं शांति की, कि हम शांति से रह सकें, प्रेम से रह सकें। हम इस पुरुष प्रधान समाज में जरा स्त्रियों की स्वतंत्रता की भी बात कर लें, जरा हम उनके अधिकारों की भी बात कर लें, और उनको भी बराबरी के एक स्तर पर रखने की बात स्वीकार करें, सोचें। और बराबरी ही क्यों, आज तो महिलाओं ने हर जगह पर अपने आप की कहीं की सिद्ध कर दी है, अपनी प्रतिभा को सिद्ध कर दिया है, अपनी योग्यता को, अपनी सार्थकता को। तो आपको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? किसी भी एक पुरुष मन को ये स्वीकार करने में क्या दिक्कत है कि हाँ, एक महिला भी उसकी बराबरी का दर्जा रखती है, वो भी उतना ही अच्छा कर सकती है जितना मैं अच्छा कर रहा हूँ? आखिर बुराई क्या है इस चीज़ में? हमें ये स्वीकार करना चाहिए, ये हम सब के लिए अच्छा है, हमारे समाज के लिए अच्छा है, और अच्छा है हमारे जीवन के लिए। आगे चलते हैं और जानते हैं नस्लवाद। नस्लवाद क्या है? गोरे काले का भेदभाव, एक नस्ल के लोगों द्वारा दूसरे नस्ल के लोगों के साथ भेदभाव। 1865 तक अमेरिका में अश्वेतों को गुलाम बनाने की प्रथा थी। 1865 कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, मतलब 1865 तक जो काले लोग हुआ करते थे ना, उनको गोरे लोग अपना गुलाम बना लिया करते थे। वो गुलाम होते थे बेचारे। गुलाम मतलब जैसे कि आप समझ लीजिए कि बस कुछ भी नहीं है उनका अपना। वो कहेंगे उठो तो वो उठेंगे, वो कहेंगे सोवो तो वो सोएंगे, रात दिन काम करेंगे, खाना दिया जाएगा तो खा लेंगे, वरना भूखे ही काम करते रहेंगे। एक इंसान के साथ ऐसा व्यवहार। हिटलर के समय जर्मनी में यहूदियों का कत्लेआम किया गया। ये बातें तो आपने बहुत पढ़ी होंगी, बहुत सुनी होंगी, और नहीं सुनी तो ज़रूर इस पर गूगल कीजिएगा और जानिएगा कि हिटलर के समय में यहूदियों के साथ कितने घिनौना बर्ताव किया गया था, किस तरह उनका कत्लेआम मचाया गया था, कैसे लाशों के ढेर लगा दिए गए थे। दक्षिणी अफ्रीका की गोरी सरकार द्वारा 1992 तक अश्वेत आबादी के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया गया। नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने फिर यहाँ पर आंदोलन किया था कि दक्षिणी अफ्रीका में गोरे लोगों की सरकार थी, और जो वहीं के लोग थे, वहीं के नागरिक थे, जो अश्वेत लोग थे, उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था, उन पर अत्याचार किया जाता था। उनके कोई अधिकार नहीं थे, अधिकार थे गोरे लोगों के। पश्चिमी देशों में नस्ली भेदभाव गोपनीय तौर पर अभी भी जारी है। अभी भी पश्चिमी देशों के अंदर नस्लीय आधार पर भेदभाव होता है, बस ये बात है कि वो गोपनीय तरीके से हो रहा है। अभी भी उनके दिमाग में काले और गोरे का भेदभाव है। अगर अपन बात करें एशिया के जो बड़े बड़े देश हैं उनकी, अफ्रीका के बड़े बड़े देश हैं उनकी, तो उनमें भी ये नस्लीय भेदभाव है, लेकिन ये दूसरे रूप में आ गया है। यहाँ इन देशों में ये भेदभाव हो रहा है बाहर से आए हुए अप्रवासियों के साथ, कि जो हमारे देश के नागरिक नहीं हैं, जो बाहर से अप्रवासी आए हैं, उनके साथ इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है। यानी कि नस्लीय भेदभाव आज भी मौजूद है। और जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था, किसी एक वर्ग के साथ अगर भेदभाव किया जाएगा, उसका अपमान किया जाएगा, उसका शोषण किया जाएगा, निसंदेह हिंसा के रूप में वो फूट कर बाहर आएगा और अशांति पैदा होगी।
परिणाम क्या होंगे? हिंसा का शिकार व्यक्ति मनोवैज्ञानिक और भौतिक नुकसानों से गुजरता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ये मानसिक हिंसा किसी के साथ होगी, जातीय आधार पर अगर किसी जाति विशेष के साथ होगी, लिंग के आधार पर अगर स्त्रियों के साथ होगी, नस्ल के आधार पर किसी नस्ल विशेष के साथ होगी, तो वो मनोवैज्ञानिक और भौतिक दोनों ही प्रकार के नुकसानों से गुजरता है वो वर्ग। और ये नुकसान उनके भीतर शिकायतें पैदा करते हैं और ये शिकायतें पीढ़ियों तक कायम रहती हैं। ये नहीं है कि आज की आज ये शिकायतें खत्म हो जाएंगी, ये पीढ़ियों तक कायम रहेंगी। उन लोगों को याद रहेंगी ये बातें कि मेरे दादाजी के साथ ऐसा व्यवहार किया गया था, मेरे पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार किया गया था। और ये पीढ़ियों तक कायम रहने वाली शिकायतें कोई छोटी सी घटना, छोटी सी टिप्पणी से और फूट पड़ेंगी एक संघर्ष के रूप में, एक हिंसा के रूप में, और ये उत्तेजित होकर शुरुआत कर देंगे संघर्षों की, हिंसा की, और फिर वही मार काट चारों ओर और हताहत मानवता। वही परिणाम हमें हमारे सामने आना है और हम बढ़ते हैं शांति की ओर कि हम शांति कैसे लेकर आएं। तो जब हमें कारण पता चला है शांति का, तो निसंदेह उन कारणों को दूर करके हम शांति की ओर बढ़ सकते हैं। देख लेते हैं उपाय। न्यायपूर्ण और टिकाऊ शांति अप्रकट शिकायतों और संघर्ष के कारणों को साफ साफ व्यक्त करने और बातचीत द्वारा हल करने के जरिए ही प्राप्त की जा सकती है। इस संरचनात्मक हिंसा का अगर अपन बात करें, तो अगर किसी वर्ग के साथ अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, अगर उसने कोई अपनी बात कही है, शिकायत कही है, उसको दमन करके नहीं, कि कोई भी वर्ग है, कोई भी अपन कहेंगे किसी भी तरह की नस्ल है, तो उनके साथ बातचीत की जाए, उनको अपने भावों को प्रकट करने का अधिकार दिया जाए, उनको इतनी स्वतंत्रता दी जाए, इतनी जगह उनको मिले, इतनी अपन कहें कि एक सहजता उनको मिले कि वो अपनी भावों को प्रकट कर सकें, अपने शिकायतों को सामने ला सकें। और हमारे पूरे ही समाज की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनकी शिकायतों को हम सहज भाव से सुने, स्वीकार करें और उनको दूर करने का प्रयास करें। अगर हम ये करने में सक्षम हो जाएंगे, तो निसंदेह हम शांति की ओर उठने वाले पहले कदम की ओर बढ़ चलेंगे। तब हम मान सकते हैं कि हाँ, हम शांति स्थापना के लिए अब तैयार हैं, हम कर सकते हैं शांति स्थापना। तो करना क्या है, आप अपने स्तर पर देखिए अपने आसपास के भेदभाव, कहाँ भेदभाव हो रहा है, किस तरह का भेदभाव हो रहा है, और दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलिए। आपका ऐसा कौन सा व्यवहार है, आपकी ऐसी कौन सी सोच है, आपके ऐसे कौन से विचार हैं जो किसी के साथ भेदभाव को जन्म देते हैं? क्या आप भी लड़कियों को या फिर स्त्रियों को, महिलाओं को एक दोयम दर्जे का समझते हैं? क्या आप भी दलितों को एक निम्न जाति का समझते हैं? क्या आप भी बाहर से आए लोगों को दूसरी नस्ल का समझकर उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करते हैं? अगर हाँ, तो बदलाव की ज़रूरत है। अगर नहीं, तो आप बहुत अच्छे स्तर पर हैं, निसंदेह आप शांति प्राप्त करने वाले पथ की ओर अग्रसर हैं। फिर अपने आसपास देखिए, अपने दोस्तों को ये बात समझाइए, अपने घर वालों को ये बात समझाइए। आप ही हमारे सुंदर भारत के सुंदर भविष्य का निर्माता हैं। और अगर आपके दिलो दिमाग में भेदभाव छोड़ शांति को जगह मिलेगी, तो निसंदेह आने वाले समाज में हम एक विकृति रहित, एक शानदार, सुंदर, शांतिपूर्ण समाज का निर्माण कर पाएंगे। सवाल लेते हैं एक, कि संरचनात्मक हिंसा के क्या क्या रूप हैं और इनके क्या क्या परिणाम समाज में देखने को मिलते हैं। अभी पढ़ा अपन ने इस वीडियो में, बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से समझा कि संरचनात्मक हिंसा के क्या क्या रूप ये हैं। जातीय भेदभाव है, सांप्रदायिकता है, नस्लीय भेदभाव है, पितृसत्ता है, और इसके क्या क्या परिणाम होते हैं। अलग अलग सबके परिणाम आपको लिखने हैं, सोचने हैं, विचारने हैं और अपने ही शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। धन्यवाद।